घटनाचक्र गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसकी प्रारंभ तिथि 319 ईस्वी है। इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। इलाहाबाद प्रयागराज का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। वे संधि विग्रहिक, घाटपाकिक, कुमारामात्य, महादंडनायक आदि। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद वर्तमान नाम जिसका प्रयागराज में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ पर जहांगीर के आदेश है तथा बीरबल का भी अभिलेख है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी का एक अन्य नाम देवगुप्त मिला है। इसका प्रमाण सांची एवं वाकाटक अभिलेख से मिलता है। इसके अन्य नाम देवराज तथा देवश्री भी मिलते हैं। मेहरौली लेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी भी है। उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए। चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में रूप्यक यानी रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में चीनी यात्री रिफाइयान भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वप्रमुख महाकवि कालिदास थे। अगले क्रम पर महान चिकित्सक ग्रेट फिजिशियन धन्वंतरी थे। तीसरे खगोल विज्ञानी वहारमिहिर, चौथे कोशकार यानी डिक्शनरी निर्माणकर्ता अमर सिंह, पांचवें वास्तुकार शंकु तथा छठवें रत्न फलित ज्योतिषी छनपक थे। इसी प्रकार सातवें विद्वान वैयाकरण वररुचि, आठवें जादूगर वेताल भट्ट तथा नौवें रत्न घटकर्पर महान कूटनीतिज्ञ थे। कुमार गुप्त प्रथम महेंद्रादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न पुत्र था। इसके समय में गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसकी संख्या लगभग 18 है। विल्सड अभिलेख में कुमार गुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। बांग्लादेश के 3 स्थानों से कुमार गुप्तकालीन ताम्र प्राप्त होते हैं। ये हैं धनदेह ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र तथा बैगाम ताम्रपत्र। कुमार गुप्त की स्वर्ण, रजत तथा ताम्र मुद्राएं प्राप्त होती है। मुद्राओं पर उसकी उपाधियां महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र सिंह, अश्वमेध महेंद्र आदि उत्कीर्ण मिलते हैं। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य
लगभग 455 या 667 ईस्वी के स्वर्ण सिक्कों के मुख्य भाग पर धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठभाग पर पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी के साथ साथ श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण है। कुछ सिक्कों के ऊपर गरुड़ ध्वज तथा उसकी उपाधि विक्रमादित्य अंकित है। भीतरी स्तंभ लेख में पुष्यमित्र और हुनों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों बुरी तरह परास्त हुआ। ईसा की तीसरी सदी में जब हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गए। तोरमान भारत पर दूसरे हुन आक्रमण का नेता मध्य भारत के एरन नाम के स्थान से वाहार प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका संबंध था। मिहिर कुल हुन शासन तोरमान का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। मिहिर कुल अत्यंत क्रूर एवं अत्याचारी शासक था। चीनी यात्री हेनसांग तथा मदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य ने लगभग 528 ईस्वी या कुछ स्रोतों के अनुसार 495 ईस्वी में तत्पश्चात मालव नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया गया था। गुप्त काल में बंगाल के ताम्रलिपि एवं प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकक्ष यानी भरौज था, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था तथा श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों एवं कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियों ने अपने नियम स्वयं बनाती थी। श्रेणियाँ गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। वस्त्र उद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। गुप्त काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र ताम्रलिपि तथा भृगुकक्ष थे। आयुर्वेद तथा चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत में चरम परिणति चरक एवं सुश्रुत में मिलती है। धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की, जिसका भाग लीलावती है। इस ग्रंथों में गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। 5वीं सदी ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमिति में ज्या यानी साइन, कोज्या यानी कोसिन और उत्क्रम ज्या यानी इन्वर्स साइन के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टयम में इनका उल्लेख है। 7वीं सदी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त की कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं हमें प्राप्त होती है। ये है गरुड़, धनुर्धारी, परशु, अश्वमेघ, व्याघ्रहरण तथा वीणावादन प्रकार। गुप्त काल में समुद्रगुप्त को स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। गुप्त शासक के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा यानी ओडिशा में पाए गए हैं। सिक्कों का सबसे प्रसिद्धि प्राप्ति स्थल राजस्थान का बयाना निधि भरतपुर जिला है। इसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों के चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण थे हुन आक्रमण,
प्रशासन का सामंतीय ढांचा आदि। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया या वहाँ के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर हेनसांग के आगमन तक अपनी प्रतिष्ठा खो चुका था। मथुरा जैसा प्रमुख नगर एवं कुम्हार, सोनपुर, सोहगौर और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में हास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अजंता की 3 गुफाएं 16वीं, 17वीं और 19वीं गुप्तकालीन मानी जाती है। इसमें 16वीं तथा 17वीं गुफाएं बिहार तथा 19वीं गुफा चैत्य हैं। गुप्त वंश के शासकों में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को अधिक मात्रा में ग्राम अनुदान दिए गए थे। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो सामान्यतः पष्ठास तक होता था। पष्ठास। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उदग्र अथवा भाग कर कहा गया है। प्रायः सभी धर्म ग्रंथों में भू राजस्व की दर का 1/6 उपज का छठा भाग था। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को उदक भोग कहा गया है। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशे शब्द का प्रयोग होता था। 3वीं शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्र उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। गुप्त काल में लिखित सांस्कृतिक नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृतिक भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। शूद्रकृत मृच्छकटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है। इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण सार्थवाह एवं गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा को शब्दों का रूप दिया गया है। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त वंशी शासक अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संगठनात्मक प्रकृति का था। गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का राज होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था, जहां से इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उसने सेतुबद्ध नामक ग्रंथ की रचना की। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुखों का कारण तथा आत्मा ज्ञान को मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया, इसलिए इसे पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। नव्य न्याय संप्रदान का प्रवर्तन मिथिला के आचार्य गंगेश उपाध्याय की युग प्रवर्तक कृति तत्व चिंतामणि से हुआ एवं इसके संवर्धन के लिए बंगाल के नवद्वीप के न्यायिक वासुदेव सार्वभौम दीधितिकर, रघुनाथ शिरोमणि तथा मथुरानाथ जगदीश एवं गदाधर भट्टाचार्य सुप्रसिद्ध है। भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। इस दर्शन का आदर्श है
है। यावज्जीवेत सुख जीवते ऋण कृत्वा घृत पीबते भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। यानी जब जब तक जीवन रहे सुख से जीवित रहे, उधार लेकर घी पिए, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम ने किया था, जिसे अचपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत न्याय सूत्र है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। जैमिनी ने पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किया है। मीमांसा के प्रखर एवं उद्भट आचार्य कुमारिल भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है, और उन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म तथा दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की। पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच श्रृंखला माना जा सकता है। मीमांसा दर्शन वेद का शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है, और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञानकांड भाग पर विचार किया गया है। मीमांसा और वेदांत न्याय और वैशेषिक तथा सांख्य और योग भारतीय षड्दर्शन के भाग है। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक पूर्व मीमांसा और वेदांत उत्तर मीमांसा षड्दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके प्रणेता क्रम कपिल, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी तथा बादरायण थे। वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत, यानी वैदिक विचारधारा की परिकाष्ठा। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं: उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। इन्हें वेदांत दर्शन की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। कई सूक्ष्म भेदों के आधार पर इसके कई उप संप्रदाय एवं इसके प्रवर्तक हैं, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य का द्वैतवाद। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के मूल वंशों में से एक है। चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशीय संवारण में प्रतिष्ठानपुर पर वर्तमान झूसी प्रयागराज में राजधानी की स्थापना की थी। अग्निकुल के राजपूतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति में हुआ है। वानभट्ट के हरचरित्र में गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी था। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने मल्लेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट प्रथम ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 में दंती दुर्ग ने की थी। उसने मान्यखेट को अपनी राजधानी बनाया। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ यानी महादान यज्ञ करवाया था। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष प्रथम का जन्म 800 ईस्वी के लगभग में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय इसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। मौखरी गुप्तों के सामंत थे, जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। इस वंश के प्रमुख शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा एवं ग्रहवर्मा थे। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कल्हन कृति राजतरंगिणी में भी मिलती है। चीनी
स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों एक साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की ताकि वह राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलवाई। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इन सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मण, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए। इस सभा की अध्यक्षता हेनस्वांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया है। हेनस्वांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। इसमें 18 देशों के राजा सम्मिलित हुए थे। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच अवश्य भावी हो गया। फलतः नर्मदा के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसमें पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति एवं हेनस्वांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हेनस्वांग के भारत आगमन की है। उसने तांग शासक की राजधानी चंगन यानी चीन के भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे शियुकी कहा जाता है। इसने भीनमाल की यात्रा की थी। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हेनस्वांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल, विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। उसके अनुसार व्यापक मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगते थे जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। हेनस्वांग चीन के तांगवंशी शासक ताई सुंग का समकालीन था। इसी के राज्य का नागरिक था। 637 ईस्वी में हेनस्वांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। हेनस्वांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। हेनस्वांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहाँ का व्यापार ही था। वान ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे महोदयाश्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया। अतः इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियां पाल, गुर्जर, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया जो 8वीं-9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस संघर्ष में अंततः गुर्जर प्रतिहारों को सफलता मिली। चीनी यात्री इतिसिंग 671 से 695 ईस्वी तक वह युवक था अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमात्रा होते हुए चीन वापस लौट गया। प्राचीन काल के चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख यिंतु या थियांतु नाम से किया है। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा 1193 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलाडी में हुआ था। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान में हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। श्रृंगेरी कर्नाटक दक्षिण में है, द्वारिका गुजरात में जो पश्चिम में है, पुरी जो कि उड़ीसा में पूर्व में तथा ज्योतिमठ
जोशीमठ ये उत्तराखंड में है, उत्तर में है। चार धाम में बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी तथा रामेश्वरम आते हैं, जबकि छोटा चार धाम में उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आते हैं। गुप्त वंश ने, आंसर हो जाएगा ये, 319 से 500 ईस्वी की अवधि में शासन किया था। गुप्त वंश ने लगभग 275 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्री गुप्त द्वारा की गई थी, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? आंसर हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उसने सेतुबंध नाम की ग्रंथ की रचना की थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली स्ट्रीट ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। उसके अन्य नाम देवराज तथा देवश्री भी मिलते हैं। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। नालंदा एवं गया के ताम्रपत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ज्ञातव्य है कि कुछ पुस्तकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय बताया गया है। लोक सेवा आयोग ने भी इस प्रश्न का उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय माना है, परंतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने इस प्रश्न का उत्तर समुद्रगुप्त माना है। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। आंसर हो जाएगा बी समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक और समुद्रगुप्त। इलाहाबाद प्रयाग स्तंभ अभिलेख अशोक और समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इस स्तंभ में अभिलेख पर मुगल बादशाह जहांगीर का भी लेख खुदा है तथा बीरबल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैनिक अभियान के बारे में जानकारी देता है? आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति के कौशल के शासक का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा महेंद्र। प्रयाग प्रशस्ति 19वीं और 20वीं पंक्तियों में दक्षिणापथ के 12 राज्यों तथा उनके राजाओं के नाम मिलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के ज्ञात होता है कि कौशल का राजा महेंद्र था। दक्षिणी पथ के राजाओं को समुद्रगुप्त ने पहले जीता, किंतु वह ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के तहत कृपा कर उन्हें स्वतंत्र कर दिया। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? आंसर हो जाएगा जहांगीर का। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना समुद्रगुप्त ने संधि विग्रहिक सचिव हरिसेन ने की थी। कनिंघम के अनुसार यह लेख मूलतः कौशाम्बी ने खुदवाया था। कौशाम्बी में अकबर ने इसे कौशाम्बी में मंगाकर इलाहाबाद प्रयागराज के किले में स्थापित करवाया। इस पर जहांगीर का एक लेख रानी का अभिलेख एवं अशोक द्वारा कौशाम्बी के महामात्रों को संघ भेद रोकने के लिए निर्देश भी उत्कीर्ण है। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी। आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त की। इतिहासकार तेज राम शर्मा ने अपनी पुस्तक अ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इम्पीरियल गुप्ताज में उल्लेखित किया है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके बाद उसे पृथ्व्यामा प्रतिरथ
की उपाधि ग्रहण की, जिसका अर्थ ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी न हो। पृथ्वी का प्रथम भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पुस्तिका में इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। निम्नलिखित कथनों को पर विचार करें। आंसर डी है, यानी कि 1 और 3 सही है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था और वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। इलाहाबाद प्रयाग स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक एवं कवि हरिसेन के संस्कृत भाषा में प्रशासनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना विशाख दत्त ने की है। इसमें गुप्त वंशी शासक रामगुप्त के विषय में सूचना प्राप्त होती है। सूची 1 को सूची 2 से। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश थे और उनके राज्य को यहाँ पे दर्शाया गया है। का आंसर देख लेते हैं। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य धनंजय, कुशतलपुर, नीलराज, अवमुक्त, उग्रसेन, पालका, विष्णुगोप कांची। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? आंसर हो जाएगा चंद्र। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान में मेहरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ, जो वर्तमान में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरणीय गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। एक मान्यता के अनुसार लगभग 410 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में मेहरौली लौह स्तंभ उदयगिरी पहाड़ियों के पास विष्णुगिरी में स्थित था। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु के सम्मान में ही उसने इस लौह स्तंभ का निर्माण कराया। इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का चिन्ह अंकित था। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र रामगुप्त शासक बनता है, लेकिन शकों के आक्रमण का समक्ष विरोध न करने के कारण उसके भाई समुद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया तथा शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? आंसर हो जाएगा सी, गुप्त राजवंश। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालीन प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप में इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को और तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तक 6ठी शताब्दी के प्रारंभ तक उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया था। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की थी? आंसर हो जाएगा सी, स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? आंसर हो जाएगा सी, स्कंदगुप्त। इसमें से किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? आंसर हो जाएगा भीतरी स्तंभ अभिलेख। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख मिला। इसमें पुष्यमित्र और हुनों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, जिसमें वे स्कंदगुप्त से बुरी तरह पराजित हुए थे। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कारण नहीं था? आंसर हो जाएगा डी, अरब आक्रमण नहीं था। गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रसंगत कारणों में से अरबों का भारत पर आक्रमण इसके लिए उत्तरदायी नहीं था। भारत पर अरब आक्रमण गुप्तों के पतन के बहुत बाद पूर्व मध्य काल में हुआ था। इसका कारण जान लेते हैं। हुन आक्रमण था और प्रशासन का सामंतीय ढांचा था और उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना था। शक विजेता किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। पश्चिमी भारत में अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी भी है।
उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, जिसको गुप्त काल में रूप्यक यानी रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के लिए अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर इसका देख लेते हैं। आंसर 1 और 2 दोनों सही है। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं को तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। शक विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के अनुकरण पर पहली बार रजत मुद्राओं का प्रचलित किया। इन मुद्राओं का वजन सामान्यतः 30 से 33 ग्रेन तक होता था। अतः प्रश्नगत दोनों कथन सही है। शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के चलाए थे? आंसर हो जाएगा चांदी के सिक्के चलाए थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के फाहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश के में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया? आंसर हो जाएगा 30 का सी, वाकाटक वंश से। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया, जिससे प्रभावती गुप्ता नामक पुत्री पैदा हुई। प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक वंश में करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था। प्रभावती गुप्त शासिका थी। आंसर हो जाएगा वाकाटक वंश की। प्रभावती गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी। इसका विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात इसके पुत्र के अल्प वयस्क होने के कारण प्रभावती गुप्त ने अपने पिता के सहयोग से राज्य का संचालन कुशलता से किया था। कौन सा सही सुमिलित नहीं है? सीधा इसका आंसर देखते सही सुमिलित देख लेते हैं। कुमार गुप्त मदसौर अभिलेख है उनका मिलता है। पतिक तक्षशिला अभिलेख पर मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा अभिलेख में मिलता है। समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? आंसर हो जाएगा दसपुर अभिलेख। दसपुर अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। इसे मदसौर प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। यह गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल का एक प्रसिद्ध अभिलेख है। इसमें पट्टेवायन यानी रेशमी बुनकर श्रेणी का अभिलेख प्राप्त होता है। मदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? आंसर हो जाएगा डी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का समकालीन वत्स भट्टी एक स्थानीय कवि था। उसने मदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। मदसौर प्रशस्ति कुमारगुप्त एक उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करती है। इस प्रशस्ति में तंतुवाय पट्टवाय श्रेणी का वर्णन किया गया है। वही साथ ही सूर्य मंदिर के वर्णन के उस नगर में प्रचलित सूर्योपासना की धार्मिक भावना को तथा मालवा के प्रचलित शिखर युक्त प्राचीन मंदिरों की वस्तुगत विशेषताओं का भी निरूपण किया गया है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिलती है? आंसर हो जाएगा दसपुर अभिलेख। दसपुर मदसौर शिलालेख गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का है। इस लेख में कुमारगुप्त प्रथम के राज्यपाल वधुवर्मा का उल्लेख मिलता है। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यहाँ से प्राप्त लेख में तंतुवाय श्रेणी यानी पटवाय रेशमी सूत से बुनने वालों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है। सुमिलित कीजिए कौन सा सही है। इसका आंसर सीधा देख लेते हैं। शासक और रानियां चंद्रगुप्त की रानी थी कुमार देवी, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेर नागा, कुमारगुप्त प्रथम की अनंत देवी। निम्नलिखित गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है। आंसर हो जाएगा गुप्त काल में साम्राज्य के भुक्ति प्रांत में विभाजित किया गया था। राष्ट्र सम्राट देश मुक्ति उपरिक बोला जाता था। विषयपति होता था। विधि को आयुलन व विधि महत्तर बोला था। ग्राम यानी ग्रामिक अष्टकुलीनधारी गुप्त काल प्रांतीय प्रशासन। ईसा की 3री शताब्दी में जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकतर निर्भर हो गए थे। आंसर हो जाएगा हुए थे।
सी दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। ईसा की तीसरी सदी में जब हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था तो दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गया था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? आंसर हो जाएगा ताम्रलिपि। गुप्त काल में ताम्रलिपि तत्कालीन बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ भरौज था, जहां से उत्तर भारत का पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। गुप्त काल में उत्तर भारत का सर्वाधिक व्यापार दक्षिण भारत एशिया से होता था, अतः इस काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्त था। परंतु अन्य बंदरगाह जैसे भरोच, कल्याण, कौम्बे आदि से उत्तर भारतीय व्यापार होता था, अतः उपयुक्त प्रश्न में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर ताम्रलिप्त होगा। साथ ही यदि विकल्प में उपयुक्त सभी विकल्प होता तो सटीक उत्तर सही होता। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें क्या दिया हुआ है। भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है? इसका आंसर देख लेते हैं सीधा सी। बंगाल की खाड़ी चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। इसका प्रमुख कारण बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं के द्वारा समुद्री यात्री का सुगम होना था। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 42 का आंसर हो जाएगा सी। 2 और 3 सही है। श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक विचार होता था। प्राचीन भारत की व्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन व्यापारियों के द्वारा अपने व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था तथा श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों एवं कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थी। स्थानीय प्रशासन में भी श्रेणियों को काफी महत्व प्राप्त होता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? आंसर हो जाएगा ठीक, वस्त्र उत्पादन से। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, अतः विकल्प ए सही उत्तर। वस्त्रोद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? आंसर हो जाएगा सी, वैश्य। अमरकोश के टीकाकार क्षीरस्वामी में लिखा गया है कि जो पूंजी द्वारा व्यापार करने वाले पांचों व्यापारियों का अगुवा हो वह सार्थवाह है। सार्थन सधनान शर्तो व पाथान वहित सार्थवाह। वस्तुतः सार्थ का अभिप्राय है समान या सहयुक्त अर्थ। पूंजी वाले व्यापारी जो बाहरी मंडियों के साथ व्यापार करने के लिए एक साथ कारवा बनाकर चलते थे वे सार्थ कहलाते थे। इन व्यापारियों का नेता सार्थवाह कहलाता था। अतः प्राचीन काल में वैश्य वर्ण को सार्थवाह के साथ संबंधित किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था? आंसर हो जाएगा सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेदकालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार साहित्यकार थे और सौमिल गुप्तकालीन नाटककार है जिसने कालिदास के भास और कवि पुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 ईस्वी श्री गुप्त में प्रारंभ होता है, सुश्रुत के मान्य काल प्राय 600 ईस्वी पूर्व के बाद का है, इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के
क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। आंसर हो जाएगा इसका, देख लेते हैं, ई है, इनमें से कोई नहीं है। उपयुक्त देखिए, ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने अंतिम प्रश्न में सही उत्तर ए माना है, ए यानी सुश्रुत। निम्नलिखित में से किसकी प्राचीन भाषा में आयुर्वेद शास्त्र के संबंधित नहीं है? आंसर हो जाए भास्कराचार्य। धन्वंतरि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चरक एवं सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, जबकि भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ थे एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में गणित तथा खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। लीलावती के लेखक थे, आंसर होगा भास्कराचार्य। लीलावती की रचना प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोलशास्त्री भास्कराचार्य ने की थी। यह गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ और संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में श्लोकबद्ध है। वस्तुतः लीलावती भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है। प्राचीन काल में भारत में हुए वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी 1, 3 और 4 तीनों सही है। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट सलों और औजारों का उपयोग आम आता था। और तीसरा है 5वीं शती ईस्वी में कोण के जया का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। प्राचीन कला वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में उल्लेखनीय रहा है। इस काल में प्रथम शताब्दी ईस्वी तक शल्य चिकित्सा में काम में आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग होता है, किंतु उस काल का उसके बाद अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं हो सका। गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। 5वीं सदी ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमिति में ज्याकोज्या और उत्क्रमज्या के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट में इनका उल्लेख है। 7वीं शती ईस्वी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित है, आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। चीनी यात्री फाहियान गुप्त काल में भारत आया था। उसने उल्लेख किया कि पाटलिपुत्र नगर के एक बड़े अस्पताल की स्थापना की थी, जहां निर्धनों को निःशुल्क दवाएं और भोजन उपलब्ध कराया जाता था। यहाँ देश भर के रोगी इलाज के लिए आते थे। चंद्रगुप्त ने 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिषी से संबंधित था? आंसर हो जाएगा छपनक। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कुशल शासक की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की है। इसके नवरत्नों में प्रसिद्ध सर्वकालिक रही नवरत्नों में वो सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे, जबकि छपनक रत्न फलित ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर। कालिदास किसके समकालीन शासनकाल में थे? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इनमें से किसने पहली बार व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी ओर धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आंसर हो जाएगा ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इनकी प्रमुख कृति आर्यभट्टियम है। इन्होंने गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन किया तथा सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? आंसर हो जाएगा दिनार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, आंसर हो जाएगा दिनार। गुप्तकालीन रजत मुद्रा को नाम दिया गया था, आंसर हो जाएगा रूपक। गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए गए हैं। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का बयाना भरतपुर जिला है। इसके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक या रूप्यक कहलाते थे तथा स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व में शासकों में श्रीगुप्त एवं घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने का कोई साक्ष्य नहीं उपलब्ध है। समुद्रगुप्त द्वारा कई प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, परंतु इसका काल चंद्रगुप्त प्रथम के बाद का है। गुप्त काल में निम्नलिखित सांस्कृतिक नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे।
प्राकृतिक गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाट्यों में स्त्री और शूद्र प्राकृतिक भाषा बोलते थे, जबकि उच्च वर्ग के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आंसर हो जाएगा एरन से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख 510 ईस्वी का। इसमें गोपराज नामक सेनापति की पत्नी की सती होने की बात लिखी हुई है। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसकी प्रारंभिक तिथि 319 थी। अशोक का नाम था प्रियदर्शी। समुद्रगुप्त का नाम था पराक्रम। चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य नाम था। स्कंदगुप्त का क्रमादित्य नाम था। नगरों की क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? आंसर हो जाएगा ए, गुप्त काल की। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसे प्रमुख नगर हेनसांग के आगमन तक अपनी प्रतिष्ठा खो चुका था। मथुरा जैसा प्रमुख नगर एवं कुम्हार सोनपुर, सोहगौड़ा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में ह्रास के लिए प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? आंसर हो जाएगा गुप्त वंश ने। गुप्त वंश ने शासकों के मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है, उसमें से यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्णयुग कहा जाता है? आंसर हो जाएगा गुप्त को। गुप्त काल को इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग कहा है। इस काल को क्लासिकल एज या भारत की पेरिक्लिन युग भी कहा गया है। अपनी जिन विशेषताओं के कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, वे इस प्रकार है। महान सम्राटों का काल, श्रेष्ठ शासन, आर्थिक समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता का काल, भारतीय संस्कृति के प्रचार का काल, साहित्य, विज्ञान एवं कला के उत्कृष्ट का काल। निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी की थी? आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऋग वैदिक काल को छोड़कर प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति कभी अच्छी नहीं रही। गुप्त, मौर्य एवं चोल काल में भी स्त्रियों की स्थिति से संबंधित कुछ सीमित प्रसंगों को छोड़कर उनकी दयनीय स्थिति का ही साक्ष्य मिलता है। अतः स्त्रियों की पुरुषों के बराबरी किसी काल में नहीं मानी जा सकती है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? आंसर हो जाएगा बी, उपज का छठा भाग। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो सामान्यतः षष्ठांश तक होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उदग्र तथा भागकर कहा गया है। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? आंसर हो जाएगा 1/6 धर्मशास्त्र। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? आंसर हो जाएगा उपज का छठा भाग। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? आंसर हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को। वह भूमि जिसे जोता न गया हो, जिसे अपृहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन भूमि व्यवस्था का एक टर्म है। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप तथा द्रोणवाप शब्द निर्देशित करते हैं। आंसर हो जाएगा भूमाप को। कुल्यावाप, द्रोणमाप एवं अधवाप भूमि माप की इकाइयाँ थी। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? आंसर हो जाएगा सी, ब्राह्मणों को। गुप्त काल में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी, उसे अग्रहार कहा जाता था। ऐसी भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी तथा इसके ऊपर धारकों का पूर्ण स्वामित्व होता था। इस प्रकार के भूमिदान का एकमात्र उद्देश्य धार्मिक एवं शैक्षणिक था। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे। आंसर हो जाएगा प्राचीन भारत में सिंचाई कर को उदकभोग कहा गया है। हिरण्यक मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उदग्र अथवा उद्रंग कहा गया है। प्राचीन भारत की राजपूत युगीन संस्कृति में उल्लेख है कि उपरनिका भूमि
पर अस्थायी तथा अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। आंसर हो जाएगा सी। लोहे के यंत्र उपकरणों हेतु प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला कंदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? आंसर हो जाएगा ए। विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाहों के लिए। घंटाशाला कंदूरा तथा चौल गुप्त काल में बड़े बंदरगाह शहरों जहां से विदेशों के व्यापार किया जाता था। घंटाशाला एवं कंदूरा जहां पूर्वी तटीय बंदरगाह शहर थे, वहीं चौल पश्चिमी तटीय बंदरगाह शहर का प्रतिनिधित्व करता था। तोरमान किस जातीय दल का था? आंसर हो जाएगा हून का। तोरमान भारत पर दूसरे हून आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरन नामक स्थान पर वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासन काल के प्रथम वर्ष में उसका संबंध था। निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? आंसर हो जाएगा यशोधर्मन। चीनी यात्री हेनसांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंहगुप्त बालादित्य और तत्पश्चात मालवा नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया गया था। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था? आंसर हो जाएगा सुन युंग। चीनी यात्री सुन युंग ने 518 में भारत आया और उसने अपनी 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। चीनी यात्री सुन युंग ने भारत की यात्रा की थी। आंसर हो जाएगा उनमें से एक से अधिक चीनी यात्री सुंग ने भारत में 518 ईस्वी 521 ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजी थी? आंसर हो जाएगा बी समुद्रगुप्त। गुप्त शासक समुद्रगुप्त 350 से 375 का समकालीन श्रीलंका सिंहल का शासक मेघवर्मन था। चीनी स्रोत से पता चलता है कि मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत मंडल भेजा था। गुप्त नरेश की आज्ञा से उसने बोधि वृक्ष के उत्तर में श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार का निर्माण करवाया था। आंसर सी 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तृत किया। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त वंशी शासक अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था। गुप्त राजा अनेक छोटे छोटे राजाओं का राज होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। इस प्रकार कथन 1 और कथन 3 सही है। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर देख लेते हैं। इसका ए है। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख, प्रभावती गुप्ता के रिद्धपुर अभिलेख समेत अनेक गुप्तकालीन अभिलेखों में विशिष्ट यानी बेगार बलात् श्रम को अन्य करों के साथ रखा गया। यद्यपि बेगार प्रथा का प्रमाण मौर्य युग से ही मिलता है, किंतु गुप्त काल में वह विभिन्न अवसरों पर राजा द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कर के रूप में बन गया था। इसके तहत मजदूरों, शिल्पियों एवं कृषकों को अनिवार्य रूप से राजा या राज्य के लिए श्रम करना ही होता था, जिसके बदले उन्हें कोई भुगतान नहीं दिया जाता था। यह प्रथा मध्य प्रदेश और कठियावाड़ में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। बेगार की यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, किंतु इसमें ज्येष्ठ उत्तराधिकारी जैसे नियम नहीं था। यह सभी श्रमिकों पर लागू होती थी। कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत ओरिजिनेट हुआ था। आंसर हो जाएगा टी। भारत में शतरंज का खेल भारत में उद्भूत हुआ था। महाभारत में इसे चतुरंग
के नाम से जाना जाता है। भारत में यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छ कटिकम का विषय था। आंसर 83 का आंसर हो जाएगा ए। एक धनी व्यापारी एवं गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा मृच्छकटिकम। शूद्रक कृत मृच्छकटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के एवं नगरीय जीवन के विषय में रोचक जानकारी मिलती है। इससे तत्कालीन समाज में होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश पड़ता है तथा इसके पता चलता है कि उज्जैनी में कुछ शूद्र अधिकारी थे, तब उन्हें महाकाव्य एवं पुराणों के श्रवण का अधिकार भी मिल गया था। वस्तुतः इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण ने सार्थवाह एवं गणिका की पुत्री बसंत सेना की प्रेम गाथा को शब्दों का रूप दिया गया था। प्राचीन सांख्य दर्शन के किसका महत्वपूर्ण योगदान है? आंसर हो जाएगा कपिल का। सांख्य दर्शन प्रमुख भारतीय दार्शनिक पद्धतियों में से एक है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने सांख्य सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है। आंसर हो जाएगा कपिल द्वारा। भारतीय दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 87 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी केवल 2 सही है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान की मोक्ष की ओर ले जाता है और न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आगमन के सिद्धांत को स्वीकार करती है। सांख्य दर्शन की अज्ञानता को ही दुखों का कारण तथा आत्मज्ञान को ही मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया। निम्नलिखित में पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। इसका आंसर ये हो जाएगा कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही है। कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं। सही है। कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैविक सत्ता द्वारा नहीं। सही है। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता है। सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा निर्मित और संचालित होता है। यह दर्शन युक्तियुक्त चिंतन और तर्क में विश्वास करता है। योग दर्शन के प्रतिपादक है। आंसर हो जाएगा पतंजलि। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। यद्यपि भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। उपनिषद, महाभारत, भगवद गीता, जैन, बौद्ध मतों में योग संबंधी क्रियाओं का विवेचन प्राप्त होता है। तथापि सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया, इसलिए इन्हें योग दर्शन का प्रणेता कहा जाता है। योग के आविष्कारक थे। आंसर हो जाएगा पतंजलि। निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग का अंश नहीं है? आंसर हो जाएगा कि अनुस्मृति। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोग योग चित्तवृत्ति निरोध के रूप में परिभाषित किया। लगभग 200 ईस्वी में महर्षि पतंजलि ने योग को लिखित रूप में संग्रहित किया और योग सूत्र की रचना की। योग सूत्र की रचना के कारण पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। उन्होंने योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन किया है। यही अष्टांग योग है। अतः स्पष्ट होता है कि अनुस्मृति अष्टांग योग का अंश नहीं है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक शासक पुष्यमित्र शुंग 184 से 148 ईसा पूर्व के समकालीन थे। नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा बी और डी दोनों, यानी गंगेश और उदयन दोनों हैं। मिथिला के प्रसिद्ध तर्कवादी उदयनाचार्य न्याय दर्शन के प्रख्यात विद्वान थे। उनकी रचना कुसुमांजलि को नव्य न्याय दर्शन का मूल स्रोत भी माना जाता है। यदि कई विचारक उदयन को नव्य दर्शन संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जबकि कुछ विचारक गंगेश जिन्होंने नव्य दर्शन दर्शाने को संग्रहित किया था को इसका संस्थापक मानते हैं। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर
पुनरागमन नहीं होता है। पुनर्जन्म का निषेध करने वाला यह युक्ति किसकी है? आंसर हो जाएगा डी, चाणक्य की। भारतीय दर्शन में चाणक्य दर्शन जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। इस दर्शन का आदर्श जब तक कि जीवित रहे सुख से जीवित रहे, उधार लेकर घी पिए, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। याव जब विद्वेत सुख जीवेत ऋण कित्वा घृत पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। केवल प्रत्यय प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? आंसर हो जाएगा बी, चाणक्य। भारतीय दर्शन में विभिन्न संप्रदायों में प्रमाणों की संख्या के विषय में प्राप्त मतभेद है। बौद्ध और वैशेषिक संप्रदाय प्रत्यक्ष तथा अनुमानित केवल 2 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। जैन सांख्य योग और विशिष्टाद्वैत दर्शन इन दोनों के साथ शब्द प्रमाण को भी जोड़ देते हैं। न्याय दार्शनिक प्रत्यक्ष अनुमान शब्द और उपमान 4 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। प्रभाकर मीमांसा में इन चारों प्रमाणों के साथ अर्थापत्ति को भी जोड़ दिया जाता है। भट्ट मीमांसा और अद्वैत वेदांत दर्शन में इन प्रमाणों के साथ अनुपलब्धि को भी प्रमाण मान लिया जाता है। इन सबके विपरीत चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है और अन्य प्रमाणों को निषेध करता है। अधोलिखित में कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य? आंसर हो जाएगा काम। चार्वाक दर्शन के भारतीय परंपरा में स्वीकृति चारों पुरुषार्थों में काम को परम पुरुषार्थ माना है। इसके अनुसार कर्म काम की पूर्ति करने, मनुष्य को सुख प्रदान करे, वही उचित है। चार्वाक के अनुसार अर्थ सुख प्राप्ति का साधन है। उल्लेखनीय है कि चार्वाक दर्शन में सुख के तात्पर्य इंद्रिय सुख से है। चार्वाक दार्शनिक प्रणाली है। आंसर हो जाएगा लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। चार्वाक दर्शन एक भौतिकवादी दर्शन है जिसे लोकायत के नाम से भी जाना जाता है। इस दर्शन के प्रणेता चार्वाक यह नास्तिक विचारधारा पर आधारित दर्शन है। यह दर्शन मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? आंसर हो जाएगा गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रवर्तक गौतम ने किया था, जिसे अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क का निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतमकृत न्याय सूत्र है। न्याय दर्शन के संस्थापक थे? आंसर हो जाएगा गौतम। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन था? आंसर हो जाएगा गौतम। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन थे? गौतम ही होंगे ना। न्याय दर्शन गौतम, सांख्य दर्शन कपिल, वैशेषिक कणाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी मीमांसा के प्रणेता थे। आंसर हो जाएगा जैमिनी। न्याय दर्शन तार्किक मोक्ष प्राप्ति करने के तरीके बताए गए हैं। दर्शन और न्याय दर्शन में तार्किक चिंतन से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मीमांसा दर्शन में वैदिक अनुष्ठान करना, सांख्य दर्शन में वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण और वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान। न्याय दर्शन षट दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। दर्शन और प्रवर्तक न्याय दर्शन गौतम थे। पूर्व मीमांसा जैमिनी, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, वेदांत उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक दर्शन उलूक कणाद मुनि, योग दर्शन पतंजलि। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमिलित है? आंसर देख लेते सीधा। वैशेषिक का कणाद ने की थी। न्याय गौतम हो गया। पूर्व मीमांसा जैमिनी, वेदांत बादरायण। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। आंसर हो जाएगा मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इसे मीमांसा कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। मीमांसा के प्रखर आचार्य कुमारिल भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है, और उन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म तथा दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की। पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच श्रृंखला माना जा सकता है। निम्नलिखित में किस दर्शन का मत है कि वेद स्वतः सत्य है? आंसर हो जाएगा सी, मीमांसा। मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड भाग पर विचार किया गया है। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है।
आंसर हो जाएगा डी मीमांसा से। मीमांसा से अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। मीमांसा दर्शन में एक अदृश्य शक्ति की कल्पना की गई है जो कर्म तथा उसके परिणाम के बीच अलौकिक कड़ी है। वह इसे अपूर्व कहलाता है। अपूर्व का शाब्दिक अर्थ है कोई नई वस्तु जो पहले नहीं जानी गई है अथवा वह जो पहले नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? आंसर हो जाएगा डी वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सी महर्षि कणाद को। भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को माना जाता है। इनके द्वारा प्रतिपादित दर्शन वैशेषिक दर्शन कहलाते हैं। महर्षि कणाद द्वारा वैशेषिक सूत्र नामक ग्रंथ की भी रचना की गई है। पदार्थ धर्म संग्रह के लेखक प्रशस्तपाद इस दर्शन के संबंध अन्य प्रमुख दार्शनिक थे। निम्नलिखित युग में से कौन सा भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं? आंसर हो जाएगा लोकायत और कापालिक। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक तथा सांख्य और योग भारतीय षड्दर्शन का भाग है। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत षड्यंत्र आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके प्रणेता क्रमशः कपिल, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी और बादरायण थे, जबकि चार्वाक दर्शन को ही लोकायत दर्शन भी कहा जाता है तथा कापालिक शैव धर्म एक संप्रदाय है। निम्नलिखित में से कौन सा नास्तिक विचारधारा है? आंसर हो जाएगा बौद्ध। वेदों की मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत षड्यंत्र आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं, जबकि वेदों को मान्यता न देने के कारण बौद्ध, जैन और चार्वाक नास्तिक दर्शन हो जाते हैं। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सी चार्वाक को। चार्वाक दर्शन को ही लोकायत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। यह भौतिकवादी दर्शन है जो भौतिक या सांसारिक सुखों को अधिक महत्व देता है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक है। आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन के संस्थापक आदि शंकराचार्य है। आदि शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का समर्थन किया है। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य कहलाता है। शंकर के दर्शन को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा अद्वैतवाद। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ये शंकर को। शंकर आदि शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता तथा हिंदू धर्म के प्रख्यात दार्शनिक थे। बौद्ध धर्म की संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल करने के कारण उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी जाती है। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जाती सकती है? आंसर हो जाएगा ज्ञान। अद्वैत वेदांत के ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया जाता है। उनकी मान्यता है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। ज्ञान के अभाव में मुक्ति संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि अद्वैत वेदांत में सभी लोग ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं है। ज्ञान मार्ग का अधिकार केवल वही है जो साधन से युक्त है, जबकि विशिष्टाद्वैत दर्शन में भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना जाता है। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में रामानुजाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे तथा भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते थे। इन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत दर्शन शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में एक प्रतिक्रिया है। शंकराचार्य ने ब्रह्मा को सत्य तथा जगत को मिथ्या बताया, जबकि रामानुजाचार्य ने अनुसार जीव आनंदमय, स्वयं प्रकाशमय तथा वैशिष्ट्यपूर्ण और जगत मिथ्या न होकर सत्य सृष्टि है। मनुष्य भक्ति के द्वारा ईश्वर में तल्लीन हो सकता है अतः इस कथन से, जबकि वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद तथा माध्यवाद के द्वैतवाद दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया है। निम्नलिखित में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? आंसर हो जाएगा अभिनव गुप्त। वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत तथा
वैदिक विचारधारा की परिकाष्ठा वेदांत दर्शन में 3 आधार है: उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। इन्हें वेदांत दर्शन की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। कई सूक्ष्म वेदों के आधार पर इसके कई उपसंप्रदाय एवं इसके प्रवर्तक हैं, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य का द्वैतवाद, अभिनव गुप्ता की मुख्य ख्याति तंत्र तथा अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में है। ये दर्शन के क्षेत्र में तर्क शक्ति से जुड़े हुए थे। विक्रम संवत को कृत संवत या मालवा संवत भी कहते हैं। इसकी तिथि 57 से 58 ईसा पूर्व मानी जाती है। शक संवत की तिथि 78 ईसा पूर्व मानी जाती है तथा इस संवत का प्रवर्तक कनिष्क को माना जाता है। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त ने 319 ईस्वी में की थी, चूँकि प्रश्न में इसका मिलान 320 में किया गया है तथा इसके निकटतम स्थित कली ईसा पूर्व माना जाता है। अतः निम्नलिखित को सही उत्तर डी होगा। निम्नलिखित में विचार कीजिए और नीचे दिए कोड को सही कीजिए। 20 का डी यानी 1 2 3 4 सब सही है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था। शक संवत 78 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था। गुप्त सन 319 ईसा से संबंध हुआ था। भारत में मुसलमान शासक का युग 1192 से शुरू हुआ। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व अथवा 57 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ। यद्यपि गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, तथापि गुप्तकालीन प्रारंभ में तात्पर्य गुप्त साम्राज्य अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल के आरंभ 319 में से है। साथ ही यद्यपि 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत के सिंध प्राप्ति को अधिकृत कर लिया गया, परंतु भारत में मुसलमान शासक का युग मोहम्मद गौरी की तराइन के युद्ध 1192 से प्रारंभ मानी जाती है। इस प्रकार प्रश्न का चारों कथन सही है। कुछ प्रश्नों के उत्तर आयोग की मान्यता पर आधारित होते हैं। यह प्रश्न भी ऐसे ही प्रश्न में से एक है। यदि गुप्त काल के प्रारंभ में आश्रय श्री गुप्त से हो और भारत में मुसलमान शासक 1206 गुलाम वंश की स्थापना से माना जाए तो अभीष्ट विकल्प ए होगा। इस प्रकार कथन 3 को सही और कथन 4 को गलत मानने पर अभीष्ट विकल्प सी होगा। गधय था, आंसर हो जाएगा सिक्का। गधय सिक्का था। गधय एक प्रकार का रजत सिक्का था। इस सिक्के को ससैनिय सिक्कों के अनुकरण पर चलाया जाता था। पूर्व मध्य काल के दौरान 8वीं 9वीं शताब्दी के 11वीं शताब्दी के मध्य से ये सिक्के मुख्यतः पश्चिमी भारत में प्रचलन थे। पुलकेशन 1 का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो आंसर हो जाएगा 601। शक संवत का प्रारंभ 78 ईसा पूर्व माना जाता है तथा विक्रम संवत का प्रारंभ 57 अथवा 58 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। अतः पुलकेशन 1 के बादामी शिलालेख को विक्रम संवत के दिनांकित करने के लिए हमें वर्ष 465 से 78 और 58 को जोड़ना होगा। इस प्रकार 601 विक्रम संवत होंगे। मालव संवत इस नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा कृत संवत। विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध सम्राट माने जाते हैं। उन्होंने 57 से 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत अथवा विक्रम कैलेंडर की स्थापना की। विक्रम संवत को कृत संवत और मालव संवत के रूप में भी जाना जाता था। भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ शक संवत और विक्रम संवत का प्रयोग भी किया जाता है। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन के शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य है। आंसर हो जाएगा डी 634 ईस्वी। शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क 78 ईस्वी में किया था। यदि कुशक वंश में 556 अंकित है तो यह ईस्वी सन में 556 + 78 यानी 634 ईस्वी होगी। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था। आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठानपुर। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के मूल वंशों में से एक था। चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान त्रेता युग प्राय था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशीय स्वारण के प्रतिष्ठानपुर वर्तमान झूसी प्रयागराज में राजधानी की स्थापना की। मौखरी शासकों की राजधानी थी। आंसर हो जाएगा ठीक कन्नौज। मौखरी गुप्तों के सामंत थे जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों में अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। इस वंश के प्रमुख शासक हरिप्रमाद
आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा और ग्रह वर्मा थे। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सही नहीं है? ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रशस्तर अभिलेख, ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख, जीवित गुप्त देव वर्नाक अभिलेख। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के तथा उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किस राज्यों का शासन था? 128 का आंसर देख लेते हैं। बी यानी 1, 2, 3, 1, 2, 4 और 6, 1, 3, 4 और 6। 1 मगध के गुप्त, 1, 3 और थानेसर के पुष्यभूति, 4 कन्नौज के मुर्खी और वल्लभी के मैत्रक। 6ठी शताब्दी के मध्य तक शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के पतन के फलस्वरूप भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण तथा विभाजन की प्रवृत्तियां प्रारंभ हो गई। इस दौरान अनेक स्थानीय सामंतों एवं शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषणा कर दी। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तथा उत्तर भारत में निम्नलिखित राज्यों का शासन था? मगध के गुप्त, थानेसर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौर्य तथा वल्लभी के मैत्रेय। अगर पूर्व से पश्चिम का विभाजन न हो तो केवल उत्तर एवं दक्षिण का विभाजन किया जाए। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा पुष्यभूति। वानभट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नाम के व्यक्ति ने थानेश्वर स्थान में की। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? आंसर हो जाएगा कल्हण की पुस्तकों में। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि वानभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कल्हण की कृति राजतरंगिणी में मिलती है। कालिदास एवं हरिसेन की रचनाओं में हर्ष से संबंधित किसी भी सूचक का उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये हर्ष से पूर्व के काल के। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर हो जाएगा वानभट्ट। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक वानभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? 132 का आंसर हो जाएगा ए, कन्नौज थी हर्ष का। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों साथ साथ कन्नौज के राज सिंहासन में बैठे थे। हर्ष की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। बाद में हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की ताकि वह राजश्री को प्रशासनिक कार्य में पूरी सहायता प्रदान कर सके। यह हर्ष के विस्तृत साम्राज्य पर शासन करने के लिए उपयुक्त था। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? आंसर हो जाएगा सी, कन्नौज में। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। आंसर हो जाएगा 134 का, एक कन्नौज तथा प्रयाग में। अन्य धर्मों में महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज के विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों का एक विशाल सभा बुलाई। चीनी इतिहासों के अनुसार इस सभा के बीच देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमकों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता हेनसांग ने की थी। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया है। हेनसांग स्वयं 6ठे समारोह में उपस्थित थे, इसलिए 18 देशों के राजा सम्मिलित हुए। उत्तर प्रदेश के स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। आंसर हो जाएगा प्रयाग में। नर्मदा नदी के सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आक्रमण को रोका। आंसर हो जाएगा बी, पुलकेशन द्वितीय ने। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्य भावी हो गया। फलतः नर्मदा के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसमें पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशन द्वितीय की अहोल प्रशस्ति एवं हेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य है। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया? आंसर हो जाएगा डी, पुलकेशन द्वितीय। चालुक्य शासक पुलकेशन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। आंसर हो जाएगा डी, 618। पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंश का शक्तिशाली राजा था। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य का पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गया। उधर पुलकेशन भी उत्तर
उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्य भावी हो गया। फलस्वरूप हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसे संभवतः हर्ष की पराजय हुई। अल्टेकर का विचार है कि हर्ष और पुलकेशन द्वितीय का युद्ध 630 से 634 के बीच कभी हुआ था। इसका पहला कारण तो यह है कि वल्लभी का युद्ध 630 ईस्वी में पहले नहीं हो सकता, और यह युद्ध उसी का परिणाम है। पुंसच पुलकेशन का 630 ईस्वी का लोहनारा से प्राप्त लेख उसके द्वारा पराजित जिन शत्रुओं का उल्लेख करता है, उनमें हर्ष का नाम नहीं है, परंतु 634 ईस्वी का एहोल प्रशस्ति इस युद्ध का उल्लेख करता है। अप्रैल 2016 में भंडारण ओरिएंटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट BORI के अनुसंधानकर्ताओं ने एक ताम्रपत्र लेख के आधार पर यह विचार व्यक्त किया है कि चालुक्य शासक पुलकेशन तथा हर्ष का युद्ध 618 में निश्चित किया जा सकता है। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया ने इस युद्ध का समय 620 ईस्वी के लगभग बताया है, अतः इस युद्ध का समय 618 ईस्वी मानना अधिक युक्तियुक्त होगा है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने भी विकल्प बी को सही उत्तर माना। कभी वान निवासी था, आंसर हो जाएगा डी, में से कोई नहीं। वान भट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित प्रतिकूटा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। हिंसवांग किसके शासनकाल में भारत आया था, आंसर हो जाएगा बी, सम्राट हर्षवर्धन के समय सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हिंसवांग ने भारत में आगमन किया। उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने के पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु तांग शासकों की राजधानी चंगन ने भारतवर्ष के लिए 629 में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, आंसर हो जाएगा हेनसांग ने की थी। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग हेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका आंसर बी है, केवल 2 और 3 सही है। यानी जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति को निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। हिंसवांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्णतः असुरक्षित नहीं था। हिंसवांग स्वयं कई बार चोर डाकुओं के चुंगल में फंस चुका था। इस प्रकार कथन गलत एक है। हिंसवांग के अनुसार अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल, विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। उसके अनुसार व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगते थे, जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त था। हर्ष के दौरान में हिंसवांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था, आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। हिंसवांग चीन के तांग वंशी शासक तांग सुइंग के समकालीन था तथा इसी राज्य से एक नागरिक था। तुर्क आक्रांताओं के भय से ताई सुंग ने अपने नागरिकों के लिए पश्चिम में विदेशी यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था। हिंसवांग ने तांग शासकों की राजधानी चंगन से स्वतंत्र रूप से न कि दूत भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। भारत प्रवास के बाद जब वह वापस चीन पहुंचा, तब सम्राट ने उसके कृत्यों के लिए उसे दंड करने के बजाय उनका स्वागत किया और उसे अपना आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त किया था। हिंसवांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था, आंसर हो जाएगा मथुरा। चीनी यात्री हिंसवांग हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी के समय भारत आया था। उसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। हिंसवांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहाँ का व्यापार ही था। बान के थानेश्वर नगरी में अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया। यहाँ के निवासी अधिकांशतः व्यापारी थे जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। उज्जैनी तथा कन्नौज भी इसी काल में आर्थिक
दृष्टिचर्या समृद्ध थे। कौसे शब्द का प्रयोग किया गया है? आंसर हो जाएगा रेशम के लिए। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौसे शब्द का प्रयोग किया होता था। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? आंसर हो जाएगा डी, नालंदा विश्वविद्यालय में। 637 में हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष के नालंदा में निवास करके योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वो बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में हेनसांग पुनः नालंदा गया और वहां उसने व्याख्यान दिए। आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। आंसर हो जाएगा सीयूकी की रचना। हेनसांग ने अपनी यात्रा विवरण के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है। हेनसांग ने इस रचना के कारण उसे याद किया जाता है क्योंकि इसमें तत्कालीन भारत संबंधी काफी जानकारी उपलब्ध होती है। चीनी यात्री जिसे भीन माल की यात्रा की थी। 148 का आंसर हो जाएगा हेनसांग। हेनसांग ने भीन माल की यात्रा की थी। हेनसांग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार तथा इसके यात्रा विवरण को सीयूकी कहा गया। सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? आंसर हो जाएगा हेनसांग से जुड़ा है। हेनसांग चीनी यात्री इति सिंह बिहार का भ्रमण किया। लगभग डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चीनी यात्री सिंह ने 671 से 695 में जब वो युवक था अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्मों के अवशेषों को देखने की इच्छा से के पश्चात विश्व का भ्रमण करने के लिए निश्चित किया। बाद में उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। वो अकेले कैटन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा। वह दक्षिण में समुद्र मार्गों से होकर भारत आया और सुमात्रा होता हुआ चीन वापस लौट गया। निम्नलिखित में से कौन उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लेखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? आंसर हो जाएगा सी, विनिमय पत्र। भारत में साख पत्रों का प्रचलन बहुत प्राचीन है तथा इसे हुंडी कहा जाता है। व्यापार में माल का क्रय एवं विक्रय नगद और उधार पर किया जाता है। यदि माल क्रय अथवा विक्रय नगद होता है तो ऐसी स्थिति में भुगतान तत्काल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ यदि व्यापार उधार लेन देन का होता है तो सौदा का मूल तुरंत न चुकाकर भविष्य में चुकाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में भावी भुगतान की समस्या का समाधान साख प्रतांग माल बेचने वाले व्यक्ति को एक निश्चित अवधि में भुगतान आश्वासन देता है। आधुनिक समय में इन साख पत्रों को विनिमय विपत्र अथवा प्रतिज्ञा विपत्रों के नाम से जाना जाता है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? आंसर हो जाएगा यिंतु। प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत के लेख यिंतु या थियांतु नाम से किया। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण था? आंसर होगा मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। भारत में सबसे प्राचीन विहार है? आंसर हो जाएगा नालंदा। दिए गए विकल्प में बिहार प्रांत में स्थित नालंदा भारत में सबसे प्राचीन विहार है। कुमारगुप्त प्रथम के कार्यकाल में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। नालंदा कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा डी, बिहार में स्थित है। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? आंसर हो जाएगा एक, कन्नौज था। गुप्तोत्तर युग में व्यापारिक केंद्र उज्जैन से हटकर कन्नौज हो गया। उज्जैन का महत्व गुप्त काल में शक विजय के बाद बहुत बढ़ गया था जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे दूसरी राजधानी बनाया। गुप्तोत्तर काल में हर्ष ने कन्नौज को थानेश्वर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज गंगा जमुना दोआब के स्थित होने का महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल होने के कारण 3 शक्तियों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के आकर्षण का केंद्र भी बना था। सामंत, इसका सीधा आंसर देख लेते हैं ए, यानी ये और दोनों सही है। व्याख्या करता है सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल के कृषक संरचना का प्रमुख विशेषता थी। इसी काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग का आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 158 का डी है, न तो एक और न तो दो। सीधा आंसर पढ़ लेते हैं। चीनी यात्री फाहियान गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था तथा उसने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा की थी। चीनी तीर्थयात्री हेनसांग ने 629 में तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। हर्ष हेनसांग से मिलने के पूर्व ही बौद्ध धर्म
की ओर उन्मुख हो चुका था। हेनस्वांग से भेंट के बाद उसने बौद्ध धर्म को महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। उपयुक्त में से कोई नहीं सीधा इसका आंसर पढ़ लेते हैं। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम द्वितीय शासनकाल में फाहियान नामक चीनी यात्री भारत आया था। इसके द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर तत्कालीन भारत की संस्कृति, धार्मिक आदि दशा का वर्णन प्राप्त होता है। हर्षवर्धन के शासन काल की प्रमुख घटना चीनी यात्री हेत्सांग के भारत आगमन की है। इसके द्वारा लिखे गए ग्रंथ सी युग की तत्कालीन भारत की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि दशा का वर्णन प्राप्त होता है। कौन सा सही सुमेर विदेशी यात्री और भारत भ्रमण आंसर सीधा पढ़ लेते हैं। फाहियान के समय भ्रमण का काल केवल 10 वर्ष 402 से 412 तक रहा, जबकि उसकी चीनी कुल यात्रा 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक है। हेनस्वांग का भारत भ्रमण 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक रहा। इति सिंह का भारत भ्रमण 671 से 695 ईस्वी, जबकि अल मसूदी 915 से 916 ईस्वी के भारतीय भ्रमण किया था। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। इसका 61 का आंसर हो जाएगा सी। एक और दोनों सही है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेनस्वांग, अबुर्ज इर्द, अलमसूदी तथा अलबरूनी ने किया है। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेनस्वांग, अबुर्ज इर्द, अलमसूदी तथा अलबरूनी ने किया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक अनिवार्य 162 का बी यानी 2 और 3 है। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। सामंत तथा उसके अधिपत्य के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। सामंत शब्द का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्वतंत्र पड़ोसी के अर्थ में किया गया है। सर्वप्रथम अश्वघोष प्रथम शती में बुद्ध चरित्र में इस शब्द का प्रयोग जागीरदार के लिए किया गया। सामंती व्यवस्था का अंकुरण शक कुषाण काल में हुआ था तथा राजपूत काल तथा आते आते यह समाज में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गया था। भारत में सामंती व्यवस्था कुषाणों से लेकर राजपूत काल, सल्तनत काल तथा मुगल काल में प्रशासनिक व्यवस्था का अभिन्न अंग बनी रही। इस व्यवस्था के चरमोत्कर्ष काल में भारत के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का इसका गहरा प्रभाव पड़ा। सामंतों के प्रशासन पर बढ़ते प्रभाव के कारण केंद्रीय सत्ता अत्यंत निर्मल हो गई। अपनी शक्ति के लिए सम्राट पूर्णतः सामंतों पर ही आश्रित रहने लगे। सामंतवाद के विकास के सामाजिक आर्थिक कारण शक कुशासन युग में स्पष्ट होने लगे। इस समय ग्रामों में ग्रामपतियों का एक संपन्न वर्ग उठ खड़ा हुआ जिसकी अधीनता में निर्धन किसानों का वर्ग था। इसके साथ ही विदेशी जातियों के कुलीन शासक वर्ग का स्थान ग्रहण कर लिया। इस प्रकार स्वामी सामंत संबंधों का विकास हुआ। भारतीय सामंती व्यवस्था यूरोपीय सामंती व्यवस्था से भिन्न थी। भारत में भूमि पर राजकीय स्वामित्व पाया जाता है, अर्थात सामंती व्यवस्था से भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व वाली प्रशासनिक व्यवस्था का उदय हुआ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। 163 का सी सही नहीं है, यानी ये गलत, ये सही है। ये सब शंकराचार्य के बारे में पढ़ लेते हैं। शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलाडी में हुआ था। शंकराचार्य के समय बौद्धों एवं जैनियों के प्रभाव से आकर हिंदुत्व समाप्त हो जा रहा था। इसी को रोकने के लिए इन्होंने वेदांत पर बल दिया। हिंदू धर्म में इन्हीं के उत्थान के प्रयासों से इन्होंने सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। वेदों के अध्ययन और संकलन के लिए उन्होंने संपूर्ण भारत में पैदल यात्रा की। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान में हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में जो दक्षिण में है, द्वारिका मठ गुजरात में जो पश्चिम में, पुरी में मठ है जो उड़ीसा में पूर्व में है, तथा ज्योतिष मठ उत्तराखंड में है जो उत्तर में है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था, आंसर हो जाएगा केरल में हुआ था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा सी जोशी मठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है, आंसर हो जाएगा सी मानसरोवर। 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी तथा रामेश्वर आते हैं, जबकि छोटा 4 धाम में उत्तराखंड स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ आते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ उत्तर में
ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूरब में पुरी तथा पश्चिम में द्वारिका। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सम्मिलित नहीं है? सीधा इसका आंसर देख लेते हैं। हरिसेन प्रयाग प्रस्तुति का रचयिता तथा समुद्रगुप्त संधि विग्रहिक सचिव था, जबकि हरि का दरबार कवि बाणभट्ट था। अन्य विकल्पों में सही है। दरबारी कवि और राजा के बारे में देख लेते हैं। सीधा इसका आंसर अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था एवं नवरत्नों में से एक था। हरिसेन समुद्रगुप्त का संधि विग्रहिक एवं सचिव था तथा बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। सही जोड़े का भोज, इसका सीधा आंसर देख लेते हैं डी का। भोज धार है। दुर्गावती, गोंडवाना, समुद्रगुप्त, विदिशा और अशोक उज्जैन भारत के इतिहास के संदर्भ में प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य है। प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य भिलसा मध्य प्रदेश, दार समुद्र कर्नाटक, गिरिनगर गुजरात और स्थानेश्वर हरियाणा है।